नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। सोमवार को एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे गुरु और शिष्य का रिश्ता तार-तार हो गया है। शहर के ही पब्लिक स्कूल लालबाग दरभंगा के एक शिक्षक पर आरोप लगा है कि अपने स्कूल के ही छात्रा को अश्लील वीडियो दिखाकर इससे छेड़छाड़ किया। उसके बाद छात्रा ने स्कूल के प्रिंसिपल को शिकायत की तो प्रिंसिपल ने घटना को दबाना चाहा, लेकिन छात्रा जब अपने अभिभावक को इसकी जानकारी दी तब जाकर मामला सामने आया और दिन भर स्कूल के आसपास हंगामा होता रहा। मामला इतना गंभीर हो गया कि पुलिस को लाठियां तक चमकानी पड़ी। आइए पूरी तस्वीर दिखाते हैं। छपरा में स्कूली छात्रा से शिक्षक द्वारा रेप का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि दरभंगा में भी कुछ ऐसा ही घटना दोहराई जा सकती थी, लेकिन छात्रा के सूझबूझ से घटना तो टल गई, लेकिन स्कूल पर इसके खिलाफ अभिभावक और इलाके के लोगों का जमकर हंगामा हुआ। स्कूल में तोड़फोड़ के साथ ही उग्र लोगों ने कुछ शिक्षकों के साथ मारपीट और बदसलूकी भी की। माहौल को बिगड़ता देख मौके पर भारी संख्या में पुलिस और दंगा नियंत्रण बल के साथ डीएसपी अनुज कुमार खुद मौके पर पहुंच गए और हंगामा कर रहे लोगों से बात कर मामले को शांत करने में जुट गए। लेकिन जब भीड़ शांत नहीं हुई तो उग्र भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद किसी तरह भीड़ को तितर-बितर कर आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर स्कूल से निकाला। साथ ही स्कूल में फंसे बाकी बच्चे को भी सुरक्षित बाहर निकालकर फिलहाल स्कूल को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। दरअसल पूरा मामला बिहार के दरभंगा में स्थित लालबाग स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल का है, जहां कक्षा 5 की पढ़ने वाली छात्रा ने अपनी ही स्कूल के हिंदी पढ़ाने वाले टीचर पर अपने मोबाइल फोन पर गंदी फिल्म दिखाने की शिकायत अपने परिवार वालों को की, जिसके बाद परिजन स्कूल पहुंचकर लेकिन स्कूल के टाल मटोल रवैये के कारण पीड़ित परिवार के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जितने भी अभिभावक के साथ मोहल्ले के लोग ने स्कूल पर पहुंचकर हंगामा के साथ साथ पिटाई पर उतारू हो गए। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंचकर लोगों को गुस्से को शांत कराना चाहा, पर स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने ही लगी, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। आक्रोशित लोगों पर लाठी तक चटकाई गई। नियंत्रण में करने के लिए अगले आदेश तक पूरे स्कूल को बंद कर दिया गया। इधर आरोप लगाने वाली छात्रा ने कैमरे पर कहा है कि आरोपी आनंद सर ने उसके क्लासरूम में न सिर्फ गंदी फिल्म मोबाइल पर दिखाए थे, बल्कि उनके प्राइवेट अंगों को भी जबरन छूने के साथ उनके गोद में बैठाने की कोशिश की। जब छात्रा इसका विरोध करती तो उसे परीक्षा में कम नंबर देने का डर दिखाया गया। दूसरी पीड़िता की परिजन ने कहा कि हमारी पोती शनिवार को घर आई और बोली कि आरोपी टीचर अपने मोबाइल पर गंदी फिल्म दिखाकर उनके प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश की और मना करने पर परीक्षा में कम नंबर की धमकी दी गई। सोमवार को अभिभावक स्कूल पहुंचे तो प्रिंसिपल ने इसका लिपापोती करने पर जुट गए। मौके पर मौजूद डीएसपी अनुज कुमार ने मीडिया से बात करते हुए घटना की पुष्टि के साथ जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं आरोपी टीचर आनंद के साथ स्कूल के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की भी पुष्टि की गई है। घटना को शर्मनाक बताते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की बात डीएसपी अनुज कुमार ने कही है।
लास्ट बेंच पे बैठे थे और मैं आगे वाली फ्रेंड पे मेरी फ्रेंड लोग बैठी थी। तो आनंद सर हम लोग के बेंच पे आए और गलत गंदा वीडियो दिखा रहे थे और पूछ रहे थे कि कैसा लगा। नहीं देख रहे थे तो मार रहे थे हम लोगों को। और फिर छुट्टी हो जाने के बाद हम लोग फिर चले गए। तो फिर अपने मम्मी पापा को बताया ये सारा बात। तो फिर पापा जब स्कूल में गए ना तो उनकी बेटी हमको बोल रही थी उनकी बेटी कि तुम अगर मेरे पापा के बारे में कुछ बोलोगी तो तुम्हारा हाल क्या होता है हम बताते हैं। और सर जहाँ पे नहीं टच करना चाहिए सर वहाँ पे टच करते रहते हैं, बैड टच करते रहते हैं सर हमेशा। तुम उस स्कूल में जाना चाहोगी? नहीं, हम स्कूल नहीं जाना चाहिए। क्या चाहती हो ऐसे टीचर के खिलाफ? क्या हो? हम ऐसे टीचर के खिलाफ पुलिस को चाहते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई करे पुलिस। आपके बच्चों के साथ? हमको बच्चों के साथ हुआ है कि शनिवार को रोज छुट्टी के टाइम में तो आनंद सर जो है ना तो क्या है गलत वीडियो जांग पर बैठा के लड़की को कहता है कि देखो ना वो कहता है नहीं देखेंगे सर, ये सब वीडियो नहीं देखेंगे। तो नहीं देखोगे तो मारेंगे। तो उसको मारा उंगली पर, तो उंगली में से उसको खून बह गया। मोट माट लड़की है, देखने में अच्छा भी है। ये बोलता है क्या वो आनंद सर कि तुम किसी को जो कहेगा ये बात तो तुमको क्या होगा सब कोई पता नहीं चलेगा। वही उसको डर था। वो कल घर पर कहा, परसों शनिचर को गया था, कहा तो हम लोग आ रहे थे तो कहा कि नहीं स्कूल बंद हो गया। तो हम लोग रुक गए। तो आज सोम को हमको लड़का टीचर है, एक तो भतीजा सब मिलकर मोहल्ला वाला 4-5 आदमी आया है। तो ये सर बोलते हैं कि पुलिस पर कि जब हम उसको माइनस कर लेंगे, जाइए आप लोग, उसको हम निकाल देंगे स्कूल से। इतने बोल के तो मैंने सबको अति कर दिया है। उसको बाद लड़की को अभी हालत खराब है, उसको हार्ट अटैक हो गया है। मतलब स्कूल रफा दफा करने के लिए कह रहा था? हाँ यही बोल रहे थे, रफा दफा हम कर देंगे। नहीं आप बोले हैं। निकले थे पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ पर कुछ लोग हमको बोले कि ऐसे स्कूल में ये मामला हो गया। तो मैं स्कूल जस्ट पहुँचा। तो जब प्रिंसिपल चैम्बर में हम गए तो वहाँ 4 लड़की थी, पूरा भीड़ था, लगभग 40-50 आदमी वहाँ मौजूद थे। तो वो भीड़ में जब उस लड़की से मैंने पूछा कि क्या बात है बाबू, तो वो लड़की बताने लगी किंतु हमारे साथ जो ये फलाना सर है, आनंद सर नाम है जिनका, वो जो है 2 दिन हमको जब ब्लू फिल्म दिखाया, मेरे पीठ पर ऐसे हाथ रख के थपथपाए, बोले अच्छा है। हम नहीं देख रहे थे तो मेरे उंगली को दाब के जो है उसको जख्मी कर दिया। तो उसी पर हमने जब बोला, मान लिए पुलिस प्रशासन को खबर होना चाहिए, तो स्कूल प्रशासन का हमको अभी तक समझ में नहीं आया। 7:30 बजे का मामला है और अभी 9 बजने में वो भी कुछ लोग यहाँ लोकल लोग जो पुलिस को खबर किए हैं तो यहाँ पर आई है पुलिस। कम से कम प्रशासन को, ये स्कूल प्रशासन को समझना चाहिए कि अगर माहौल इस टाइप का बना, देश में आज आग उबल रहा है इस मामले पर, हर जगह ये घटना हो रही है। मतलब लोगों के दिल में ये चोट जाता है, किसी के घर की बच्ची हो, लोगों के दिल में ये चोट जाता है कि ये बच्ची के साथ गलत हो रहा है। पूरे देश में आग लगा हुआ, सजा नहीं मिल रहा, इसीलिए गुस्सा अगर छोड़ दिया जाए। लोगों का डिमांड है कि अगर नहीं है तो हमारे हवाले कर दीजिए, हम वैसी सजा देंगे, पूरे देश में बंद हो जाएगा। ये डिमांड लोग कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि एक बात बताइए, 6 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची को क्या दुश्मनी है? वो भी 4 बच्ची कंप्लेन करेगी। मांग ये है कि इस जो इसमें आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। स्कूल प्रशासन जहाँ कैमरा नहीं लगा, जब 800, 700, 600 रुपया आप लेते हैं, टोटल जगह कैमरा हर एक पैसेज पर दीजिए। सूचना मिली कि स्कूल में कुछ बच्चे जो पढ़ते हैं, टीचर एवं अन टीचर के द्वारा जो है कि गलत पिक्चर दिखा करके उसके साथ छेड़खानी किया गया है। इस संबंध में टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रिंसिपल को भी तत्काल जो है कि अपने अथी में लेकर के आवश्यक पूछताछ हेतु उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में जितने भी प्रकार के मैसेज हैं सभी को हम लोग कलेक्ट कर करके उन लोगों पर जो लोग इस हरकत को किए हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, सज़ा दिलाएंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे कि इस तरह की घटना दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। लोग जाने कि टीचर हो या कोई भी हो, सभी पर कार्रवाई होती है। सर क्या था क्या उस संबंध में हम लोग निकाल लेंगे जो भी प्राप्त होगा। अभी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे, मोबाइल को जो है प्राप्त किया गया है उससे हम लोग निकाल लेते हैं, विधि व्यवस्था ठीक कर लेते हैं। और अनुमंडल पर अधिकारी को भी बुलाया गया है, वो भी आगे हैं। और इस पर जो है कि अगर इस तरह के प्रिंसिपल और अन्य टीचर की संलिप्तता पाई जाएगी तो विधि सम्मत इस स्कूल को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल स्कूल जो है कि बंद कर दी गई है। सभी बच्चे अपने अपने यहाँ से सर्च करा लिया गया है, चले गए हैं। इस पर विधि सम्मत कार्रवाई जो टीचर ग्राउंड उस पर जांच किया जाएगा। अगर बैंक ग्राउंड होगा तो वो भी अथी अंकित करके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। कि गुस्सा होना लाजमी है। ये ऐसी घटना है जो टीचर जो देश को बनाते हैं बच्चे के, और वो टीचर भी बच्चे के साथ गलत हरकत करते हैं, इसको तो शर्म से डूब के अपने स्वतः मर जाना चाहिए।
बच्चे 10 में हैं और अभिभावक नहीं, अभी बच्चे 10 और गार्जियन को नहीं है। हम अपील करना चाहते हैं कि इस संबंध में जो है कि शांति बनाए रखे और किसी को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस यहाँ कैंप करेगी और हर व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करेगी। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर? अभी तक 2 व्यक्ति की हो और इसमें जो भी संलिप्त पाए जाएंगे, जिन जिन की भी देखने या दिखाने की बात पाई जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार को किसी भी टीचर को बख्शा नहीं जाएगा। तो जांच का विषय है। अगर सीसीटीवी जो निर्देश दिया गया है उसका पालन नहीं किया, उसका अलग से कांड दर्ज किया जाएगा। दरभंगा जंक्शन परिसर के मुख्य द्वार पर 105 साल पुराना हेरिटेज इंजन रविवार को स्थापित किया गया। बता दें कि इंग्लैंड में 1913 में निर्मित यह रेल इंजन है। पूर्व से ही यह इंजन चीनी के माल ढुलाई में काम आता है। अब इस इंजन का नवीकरण किया जाएगा, जिससे स्टेशन परिसर देखने में आकर्षक लगेगा। दरभंगा स्टेशन और भारतीय रेल के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। 105 वर्ष पुराना स्टीम इंजन नंबर 253 इंग्लैंड में सन 1913 में बना था, भारत में 1914 में आया था और हमारे यहाँ पर लोहट पे स्थित शुगर मिल में काम में लाया जाता था। 105 वर्ष पुराने ऐतिहासिक स्टीम इंजन को हमने बिहार सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद इसको हमने प्राप्त किया है और दरभंगा स्टेशन पे इसको स्थापित किया है। मुझे बहुत खुशी है कि ये भारतीय रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है और यहाँ के मिथिलांचल वासियों का एक तोहफा है जो इनको हमेशा अपना ऐतिहासिक गौरव और धरोहर को याद दिलाता रहेगा। लग रहा था कि गाड़ी लोड ले रही है, लेकिन जब भी हम लोग रिस्क पे हम लोग के कारण इस काम को अंजाम दे पाए। बहुत
कठिन था, कितना कठिन कितना था? बहुत ज़्यादा कठिन था, लेकिन फिर भी हम इस काम को अंजाम दे पाए। अंदर से डर भी चल रहा था मन जी, में? डर तो होता ही है, लेकिन फिर भी अपने हौसले के कारण हम लोग भी डर चुके हैं। अब खुशी हो रही है? जी, बहुत खुशी है कि हम शायद इस काम को अंजाम दे पाए हैं। कभी सोचा था कि इंजन, रेल के इंजन को भी आप उठा देंगे ट्रेन के? तो कभी नहीं सोचे थे, लेकिन मौका मिला है तो काम किए, हम लोग अंजाम दिए इस काम को। नाम सलामत सारा हो गया काम। नाम बताइए, क्या नाम हुआ? फिर से नाम बताइए आप अपना, क्या नाम हुआ? देवेंद्र कुमार यादव। पिछले साल बहादुरपुर प्रखंड के सिमरा में आए बाढ़ से जनप्रतिनिधि सतर्क हैं। राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष भोला साहनी तत्परता दिखाते हुए पंचायत के चटरिया में टूटे वाटरवेज का मरम्मती कार्य के लिए विभाग को लिखा था, जो विभाग ने पूरा कर लिया है। देखिए 2017 के भीषण बाढ़ में अधवारा समूह के ये सिमरा में जो वाटरवेज का बांध है वो 2017 के बाढ़ में पूर्णतः ध्वस्त हो गया, आवागमन तक अवरुद्ध हो गई। और 2017 के बाद विभाग को हम लोग कंटिन्यू लिखते रहे, आवेदन देते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते रहे, डीएम के यहाँ लिख के दिए, लेकिन विभागीय क्या प्रॉब्लम है वाटरवेज का ये तो पदाधिकारी लोग बताएंगे। लेकिन इन लोगों ने हमसे कहे कि ये रिपोर्ट अक्टूबर-नवंबर तक जाती है, यह रिपोर्ट जा चुकी है, इसके बाद हम लोग इसमें फ्लड का काम नहीं करा सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में अगर परिस्थिति बिगड़ेगी तो फ्लड फाइटिंग का काम फ्लड के समय होगा। आज एक सप्ताह से कंटिन्यू विभाग को लिख रहे हैं, सभी पदाधिकारी से, एग्जीक्यूटिव से लेकर जूनियर इंजीनियर से लेकर उनके अध्यक्ष तक मिल रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, फ़ोन से बात हो रही है कि भाई इस पर काम करा दीजिए। ये गांव नदी के किनारे है, फ्लड अगर आया तो गांव में भारी जान माल की जो है सो क्षति होगा। और बाढ़ आने के कारण सिमरा, चतरिया, नेहालपुर, सोहंकरपुर, रत्नोपट्टी, बाजितपुर, बस्ती, मनियारी, गनौली, ये सारा गांव जलमग्न हो जाएगा और यहाँ से निकलने की भी रास्ता नहीं रहेगा। और एक ही रास्ता बचेगा कि फ्लड में हम लोग NH-57 पर जाके बैठे। और आज से 4 दिन पहले हमने सभी पेपर में भी दिया और हमने पेपर से घोषणा किया है, हमारे अध्यक्ष महोदय और यहाँ के जनता सभी लोग यह घोषणा किया है कि अगर 8 दिनों के अंदर इस बांध को अगर बांधा नहीं गया और हम लोगों को बांध बांधा के सुरक्षा अगर नहीं मिला और हम लोग इस पानी में डूबेंगे, मरेंगे, हमारे बच्चे डूबेंगे, मरेंगे, जान माल की क्षति अगर होगी तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग 8 दिन NH-57 को जाम करेंगे और कंटिन्यू बाढ़ में हम लोग वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे और वहीं रहेंगे जब तक सरकार इसकी मरम्मत करके इसकी भरपाई नहीं कर देता है, इसको पुख्ता नहीं कर देता है, फ्लड फाइटिंग से इसका काम नहीं करा देता है, तब तक हम लोग सड़क जाम करेंगे और सड़क पर ही रहेंगे। क्या कोई पदाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि नहीं कि बनेगा कि नहीं बनेगा? आज बात हुई है, जो वाटरवेज के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, कोई रिटायर AC है देवेंद्र बाबू, एग्जीक्यूटिव से बात हुई है, SDO से बात हुआ है, जूनियर इंजीनियर वाटरवेज अभी आए हुए हैं जो यहाँ उपलब्ध हैं और ये लोग ये बात कहने आए हैं कि इस पर काम होगा और वो लोग भी आज देखने आ रहे हैं। अगर वो लोग आ गए आज या कल से काम शुरू हो गई तो यहाँ जान माल का सुरक्षा होगा, अन्यथा जान माल का सुरक्षा होना कहीं से संभव नहीं है। लोग निश्चित रूप से पानी में मौत के घाट उतरेगा। की नाम बोले? भोला साहनी, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष, वर्तमान जिला परिषद। और कहा सर आप लोग तो देख ही रहे हैं कि जो यहाँ 2-3 साल हो गया है रोड बना हुआ, कोई जो है सो रोड पर जो है सो उतना नहीं है। जो ये रोड जो है सो साल भर से जो है से अभी पिछले भी बार आया था, पिछले साल बार
उसमें भी रोड पूरा ध्वस्त हो गया, टूट गया। अभी भी जो है रोड से भी मिट्टी निकल रहा है पूरा, और जो है सो क्या कहें, देख ही रहे हैं यहाँ पे। और पानी जो है सो देख रहे हैं कि बहुत पूरा बढ़ ही रहा है। अगर दो तीन दिन में अगर बारिश अगर जम के और इधर हो जाएगा तो पूरा पानी तरफ जाएगा, हम लोग को गांव ध्वस्त हो जाएगा। ये देखिए 2017 में जो बाढ़ आई थी, उसके बाद हम लोगों का जो कमेटी होता है एंटी इरोजन कमेटी, उस समय में हम लोगों का रिपोर्ट जाता है। ये धीरे बाद में जब इसका वाटर लेवल डाउन होना शुरू हुआ और ऊपर में कुछ तालाब एक ठो है, उसका पानी इसको डंप है, वो धीरे धीरे जब नीचे से शुरू किया से इसे क्रॉस करते हुए इसके नीचे की मिट्टी को वो स्लिप हुआ, जिसके कारण ये पीसीसी रोड जो है सो बैठ गया। अध्यक्ष जी से हम लोग दिसंबर में आए, ये मामला हमारे मुख्य अभियंता, हमारे पदाधिकारी, अध्यक्ष जी भी थे एंटी इरोजन कमेटी के, तो उनके पास रखा गया। लेकिन उस समय में यही हुआ जो ये एंटी इरोजन कमेटी में अब जा नहीं सकता है। ये अक्टूबर में हम लोग एंटी इरोजन कमेटी में जितना भी लिस्ट भेजते हैं, तो उस समय में यही हुआ जो फ्लड के समय में इसका जो हम लोग प्रोटेक्ट कर गए, और अगले एंटी इरोजन कमेटी में प्राथमिकता के आधार पर इसको हम लोग भेजेंगे, उसमें हम लोग पक्का करेंगे। इस बीच अध्यक्ष जी जो बहुत प्रयास किए और ये हम लोग संपर्क में थे, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे पदाधिकारी भी बहुत जल्द, हमारे अधीक्षण अभियंता, हमारे अध्यक्ष जी, हमारा कार्यपालक अभियंता तुरंत पहुँच रहे हैं, और हमारे संवेदक भी आ गया है। आज रात से यहाँ पर काम हम लोग अभी फ्लड प्रोटेक्शन का स्टार्ट करवा देंगे। कल नहीं तो परसों तक ये काम यहाँ पर करके हम सुरक्षित कर लेंगे, और अगले एंटी इरोजन कमेटी में प्राथमिकता के आधार पर इसका हम लोग भेजेंगे। उस समय में जो भी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से आदेश होगा उस हिसाब से हम लोग काम करवा देंगे कटौनी रोधक का। अभी हम फ्लड फाइटिंग काम आज से स्टार्ट करेंगे, रात से शुरू हो जाएगा। मेरा संवेदक भी आ गया, मटेरियल भी हम लोग रात में करते, कल से परसों तक हमारा काम ये कंप्लीट करवा लेंगे। क्या नाम हुआ? रामेश्वर झा, कनीय अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन दल। इमरजेंसी की व्यवस्था जो है रोगियों के लिए और चिकित्सकों के लिए, दोनों के लिए इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, जो मैं करना चाहूँगा। वहाँ से जो आने जाने का जो रास्ता है, उसमें जो यातायात परिवहन का जो परिचालन है उसको भी मैं ठीक करना चाहूँगा, व्यवस्थित करना चाहूँगा, ताकि कोई भी मरीज ठीक से या चिकित्सक अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी पर जा सके। मैं पहले तो उसको पॉइंट आउट करना होगा कि कौन सा लोग बिचौलिया है इसमें, और तब उनको देखेंगे कि किस तरह से वो बिचौलिया लोग काम करते हैं, और जहाँ पर जड़ होगा उसका, उस पर हम आक्रमण करने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पर जड़ है। क्योंकि बाहर से तो पता नहीं चलता है कौन इससे बिचौलिया है कौन नहीं है, लेकिन उस बिचौलिया की अगर पहचान हो जाती है तब फिर उससे निपटा जाएगा। सर बहुत सारी समस्याएं हैं, जो गंदगी है तो वो स्वच्छता के लिए, गंदगी के लिए, उसके लिए भी जितने भी आउटसोर्सिंग से जो भी लोग आते हैं उनके कार्य पद्धति में थोड़ा वर्क कल्चर है उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है, जो मैं करना चाहूँगा। जो मरीजों का भी समुचित इलाज हो, देखभाल हो, उस पर भी प्राथमिकता में है। जो डॉक्टर वहाँ काम करते हैं उनका भी सुरक्षा हो, उनकी भी देखभाल हो, ताकि कोई डर का वातावरण उनके बीच में नहीं रहे, जिससे कि भी वो अपने ज्ञान का 100% उपयोग नहीं कर सके। इसलिए मैं चिकित्सकों की उपस्थिति और उनकी सुरक्षा दोनों के लिए मैं देखूँगा। स्वच्छता, बरसात में जो जल जमाव होता है उसके लिए भी तुरंत की कोई व्यवस्था हो, और लॉन्ग टर्म भी कोई व्यवस्था हो, जिससे कि वो पानी की निकासी हो सके। ऐसा एक कार्य चला है कि नहर बना करके उस पानी का यहाँ से निष्पादन किया जाएगा। सर वार्ड में बहुत सारी तो मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। बहुत जगह जो वहाँ का शौचालय है उसको भी देखा है, किसी में गेट नहीं है, किसी में झुटकी नहीं है, वो सब चीज़ को मैं अपने लेवल से ठीक कराने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक है आवंटन, अगर किसी में नहीं है तो आवंटन होगा, उससे मैं वो सब समस्याओं को दूर करने का यथासंभव प्रयास करूँगा, और शायद ठीक हो भी जाएगा। पर सीनियर डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहने के कारण कभी कभी इमरजेंसी में समस्याएं आ जाती है, जो कि पीजी डॉक्टर के साथ भी झंझट हो जाता है। इसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं? देखिए, सीनियर डॉक्टर की उपस्थिति ऑन कॉल होती है। जो एसओसी होते हैं, हाँ, उनको जो कॉल पर बुलाया जाता है सीनियर डॉक्टर को, और उसके बाद जो वहाँ जो डॉक्टर रहते हैं, वो अभी मैं इमरजेंसी का अवलोकन करके आ रहा हूँ। वहाँ देखें कि मेडिसिन से एक डॉक्टर थे, सर्जरी से एक डॉक्टर थे, नर्सेज वगैरह भी थी। अब जिस कारण से वो आज सब लोग थे वहाँ पर, लेकिन अगर वो डॉक्टर वहाँ पर नहीं काम, सब लगे कि हमसे ज़्यादा
ज्ञान का ज़रूरत है, ज़्यादा सीनियर डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टर की ज़रूरत है, वो लोग कॉल करते हैं तो फिर वो सीनियर डॉक्टर आते हैं। अगर कोई डॉक्टर आने में कोताही करेंगे, नहीं आना चाहेंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। सब प्राथमिकता के रूप में क्या लेंगे? जितनी भी व्यवस्थाएं जिसको आप सड़ा हुआ समझ रहे हैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा, चाहे मरीज के मामले में हो, दवा के मामले में हो, सफाई के मामले में हो, आवागमन के रास्ते में हो, सुरक्षा के मामले में हो, सभी को समय पर वेतन मिले उसके मामले में हो, सभी लोगों का जो भी यहाँ पर उन्हें ये हो रहा है, परेशानी हो रही है, उसको मैं दूर करने का कोशिश करूँगा। सर आने वाले समय में बिल्कुल डीएम से नया लुक में देखने को मिलेगा। ऐसा मेरा कोशिश है कि कुछ बदलाव अगर करते हैं तो बदलाव दिखना भी चाहिए, तो वो बदलाव दिखने का भी मैं यथासंभव प्रयास करूँगा। डीआईजी विनोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बात करते हुए प्रमंडलीय स्तर पर अपराध का ब्यौरा दिया है। इस आंकड़ा में अपराधी व शराब माफियाओं की गिरफ्तारी पर भी प्रकाश डाला। पूरे रेंज में एक सप्ताह में एक देसी कट्टा, 4 कारतूस, ट्रक 1, 4 पहिया वाहन 2, मोटरसाइकिल 13, मोबाइल 3, एटीएम कार्ड 20 की बरामदगी की गई है। देसी शराब के साथ कुल 56 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और दरभंगा जिले में 1370 लीटर विदेशी शराब, मधुबनी में 1006 लीटर देसी और 112 लीटर विदेशी शराब, समस्तीपुर में 951 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। जो विशेष अभियान चलाया गया ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध, उसमें 2,57,100 रुपया रिकवर किया गया है जुर्माने के तौर पर। डीएमसीएच के छात्रों एवं जूनियर चिकित्सकों के द्वारा नव पदस्थापित प्राचार्य डॉक्टर एचएन झा एवं अधीक्षक डॉक्टर आरआर प्रसाद का ऑडिटोरियम हॉल में पाक चादर पहनाकर भव्य स्वागत किया। यहाँ की परिस्थिति से आप सभी अच्छी तरह वाकिफ हो, क्या समस्याएं हैं वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब समय है कि कैसे उन समस्याओं से पार उतरा जाए। समस्याएं बहुत बड़ी हैं, मगर अगर हिम्मत हो, सही दिशा हो, तो कोई भी कारण ऐसा नहीं है, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिससे पार नहीं पाया जा सकता है, जरूर नहीं किया जा सकता। हाँ, एक इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है, प्रबल इच्छा शक्ति। इसमें मैंने अपने शिक्षक गणों का भी आह्वान किया है। आप लोगों, आप छात्रों पर मेरा अधिकार भी है और मैं चाहूँगा कि आप मेरा साथ दें, अधीक्षक महोदय का साथ दें। हम लोग आपके लिए कोई भी कसर छोड़ नहीं रखेंगे। यहाँ तक कि जब से मैंने योगदान किया है, यहाँ तक कि योगदान करने से पहले या नोटिफिकेशन निकलने से पहले, सही माने में कहा जाए तो कुछ बच्चे जानते हैं मुझे, मेरी चिंता शुरू हो गई थी। पहले मैं एक विभाग तक अपने को सीमित रखता था और चूंकि मैं विभागाध्यक्ष की हैसियत से यथाशक्ति उसे ऊपर लाने की कोशिश में लगा रहा। कुछ ये नहीं कह सकता कि मैंने बहुत सफलता पाई, कुछ हद तक मैंने उसमें अपना अब एक बड़ा दायित्व मुझ पर आ गया है, अधीक्षक महोदय पर भी आ गया है, मुझसे भी बड़ा दायित्व ऊपर है, हॉस्पिटल चलाना।
इसमें जब तक सभी का सहयोग सही सोच के साथ नहीं मिलेगा तो अकेला आदमी के लिए बहुत कठिन काम है। सबसे बड़ी बात है जो सोच, अच्छी संस्कृति, राज्य संस्कृति को बदलना। सबसे बड़ा ह्रास जो हुआ है कई सालों में, जो कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर, उसमें कमी होना, वो सभी स्तर पर उसको सुधारना होगा। उसके लिए हमें बदलाव लाना होगा अपने में, सब अपने में सुधार लाने में तो सुधार हो जाएगा। अब रही महाविद्यालय की, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की समस्याओं पर कुछ गौर करें। यहाँ कई तरह की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी चीज एकेडमिक्स, जो इस मेडिकल कॉलेज का उद्देश्य है, अच्छा डॉक्टर, अच्छे संस्कारशील, संवेदनशील। वार्ड नंबर 29 के जनता के लिए एक अच्छी खबर है। वार्ड के लोग जल समस्या से काफी परेशान थे, जिसे स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि ने मिलकर नाला निर्माण में हो रही समस्या को सुलझा लिया है। सामाजिक स्तर पर बात है कि उसमें यह हुआ कि दक्षिण वाले बोले कि उत्तर पर कीजिए, उत्तर वाले ने कहा पर दक्षिण कीजिए। दो जेसीबी लगा के दोनों बगल हमने हाथ लगा दिया। प्रशासन का पूरा सहयोग हम लोगों के पास है और नाला निर्माण में कहीं बाधा नहीं है। नाला निर्माण आसानी से हो जाएगा। तो तोड़ने को तैयार खुद किया है और उन्होंने खुद भी कहा है जिसका मकान है कि पिलर तोड़ दीजिए, हम तोड़ घटा रहे हैं और लोग खुद हाथ भी लगा दिए। कहाँ से कहाँ तक ये नाला? ये सर खान चौक से लेकर रामगंज चौक तक। 86,000 रुपये का नाला बनना था। पिछले 3 साल से ये नाला नहीं बन पा रहा था। सबसे बड़ी वजह थी इंक्रोचमेंट, और जिन लोगों ने इंक्रोच करके रखा था वो नाला नहीं बनने दे रहे थे। और बहुत सारा जो जायज़ मांग था उन लोगों का, वो ये मांग था कि भाई नाले को जो है, जो मोहल्ले से नाला निकल रहा है उसको उसमें क्या जोड़ दिया जाए। जो लिंक नाला था उसको नहीं जोड़ा गया था, जिसके वजह से लोग वहाँ पर मना कर रहे थे। लेकिन अब जो है उन लोगों को समझाया गया है कि आपका नाला क्योंकि डायरेक्ट नाले में नहीं गिर सकता है, वो पीछे की तरफ से घुमा के उस नाले में मिलाया जाएगा। इसलिए अब काम शुरू हो गया। और मैं सबसे ज़्यादा इसके लिए मैं अपने जो हमारे डीएम साहब, जिला अधिकारी महोदय हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस पर एक्शन लिया। और नगर आयुक्त तो कोई काम नहीं, नगर आयुक्त से हमको लग रहा है कि भ्रष्ट आदमी कोई है ही नहीं। इतना करने पर भी हम लोगों ने इतना एप्लीकेशन दिया। पिछले 3 साल से मैं परेशान हूँ कि वार्ड नंबर 29 हो गए, कम से कम 25, 24, 30 इतने वार्ड का पानी आ रहा है। कम से कम इस पानी को आप देखिए मेरे वार्ड में आकर रुक जाता है कि नाले का प्रावधान नहीं होगा तो वार्ड मेरा हमेशा ठंडे के टाइम में पानी लगा रहता था, लोगों को निकलने में मुश्किल होती थी। मैं धन्यवाद देता हूँ जिला अधिकारी महोदय का कि उन्होंने इस पर एक्शन लिया और 15 दिन के अंदर फोर्स भेज के आज काम हो रहा है। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ वार्ड नंबर 29 की जनता के संयम के लिए उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने पिछले 5 साल से जो झेल रहे थे उसके लिए मेरे साथ खड़े रहे। और आज उनका ये दुख दर्द जो है हमको लगता है कि 15 से 20 दिन में पक्का नाला बनने के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान की तरफ। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।